मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं अप्लाइड मैकेनिक्स। दोस्तों अप्लाइड मैकेनिक्स में आपके जितने सारे चैप्टर हैं उनके मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स छाट करके लाया हूं, जो कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है MCQs बेस्ड, उसमें क्या है कि आपके ऑप्शनल क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं। तो इसीलिए मैं आपको प्रत्येक चैप्टर से जो भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन रहे थे वो मैं छाट करके आपके लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप कंटिन्यूसली देखें और जितने सारे मैंने इसमें पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं, जो भी न्यूमेरिकल हो गए और जो भी आपके फार्मूलाज हो गए, उनको दोस्तों आप कहीं अच्छे से नोट कर लीजिए और उनको आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों कुछ चैप्टर मैं आज ही कंप्लीट करा दूंगा और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपके बाकी के बचे हुए चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। यानी कि 3 से 4 जो वीडियो में मैं है आपका पूरी अप्लाइड मैकेनिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे, ठीक है, वो मैं आपके सारे कंप्लीट करा लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि जो आपका पहला चैप्टर है दोस्तों वो इंट्रोडक्शन से बेस्ड है। यानी कि अप्लाइड मैकेनिक्स का उसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है कि मैकेनिक्स होता क्या है, इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, ठीक है, क्रिटिकल लोड क्या हो गया, क्रिटिकल लोड का इफेक्ट कैसे पड़ता है, ठीक है, कोई बॉडी रिजिड कब होगी और कोई बॉडी डिफॉर्मेबल कब होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के बारे में हम लोग आज इसमें देखेंगे। इसमें दोस्तों जो आपका पहला चैप्टर है यहाँ से आपके 2 पॉइंट निकल करके आते हैं जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनको भी आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसका जो है डेफिनीशन देख लीजिएगा कि मैकेनिक्स का डेफिनीशन क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैकेनिक्स क्या है कि मैकेनिक्स दोस्तों साइंस की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत क्या है कि भौतिक पिंड, जो भी आपके भौतिक पिंड होते हैं यानी फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी क्या होता है दोस्तों, जिससे हम लोग क्या कर सकें, हाथों से छू सकें और उसको महसूस कर सकें, ठीक है, देख सकें, वो क्या होता है हमारी फिजिकल बॉडी कहलाती है। यानी हम लोग अगर हाथों से उसको छू करके महसूस कर पाएँ तो वो हमारी फिजिकल बॉडी कहलाती है। तो मैकेनिक्स क्या हो गया कि किसी भी फिजिकल बॉडी पर लगने वाले फोर्स और उस फोर्स ने उस फिजिकल बॉडी पर क्या इफेक्ट डाला, उस इफेक्ट का हम लोग दोस्तों अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत, मैकेनिक्स के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, कि क्या फिजिकल बॉडी पर हमने कोई फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स ने उस फिजिकल बॉडी पर क्या इफेक्ट डाला, ठीक है, तो उस इफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों फिजिकल बॉडी आपकी 2 प्रकार की हो सकती है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है फिजिकल बॉडी। एक तो सॉलिड हो सकती है और एक तरल यानी कि फ्लड हो सकती है। ठोस पिंड पर अगर आपका क्या फोर्स लगेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि सॉलिड बॉडी पर लग रहा है, और अगर तरल पर लग रहा है तो उसे हम लोग फ्लड कहेंगे। तो इसी आधार पर दोस्तों आपकी मैकेनिक्स भी 2 ब्रांचेस में क्या हो जाती है, बट जाती है। पहला आपका सॉलिड मैकेनिक्स और दूसरा आपका फ्लड मैकेनिक्स यानी कि तरल यांत्रिकी। ठीक है दोस्तों, मैकेनिक्स को हम लोग हिंदी में यांत्रिकी बोलते हैं। यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ यांत्रिकी, मैकेनिक्स को हम लोग यांत्रिकी बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों की मैकेनिक्स जो है 2 ब्रांचेस में बढ़ जाती है, सॉलिड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी इसको बोलते हैं, और दूसरा आपका फ्लड मैकेनिक्स यानी कि तरल यांत्रिकी। तो सॉलिड मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि यहाँ क्या होगा, ठोस पिंडों पर फोर्स लगेगा और यहाँ क्या होगा दोस्तों, तरल पदार्थों पर आपका फोर्स लगेगा और उस फोर्स ने क्या इफेक्ट डाला उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। अब दोस्तों जो आपका ठोस है वो भी 2 प्रकार का हो सकता है। देखिए कैसे, पहला आपका रिजिड हो सकता है यानी कि दृढ़, और दूसरा डिफॉर्मेबल यानी विरूपित। जैसे कि आप देखिए दोस्तों, आपने मिट्टी के 2 गोले ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक मिट्टी का गोला आपका ये है और दूसरा मिट्टी का गोला ये है। इसमें से दोस्तों एक आपका सूखा हुआ है और दूसरा आपका थोड़ा सा गीला है। ठीक है, दोनों ही आपके सॉलिड हैं। सॉलिड क्या होता है, जिनका आकार निश्चित हो। ठीक है दोस्तों, एक क्या है आपका सूखा हुआ है और दूसरा आपका गीला है। अब आपने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना बट थोड़ा फोर्स लगाना है, ठीक है, ताकि इसके क्या हो, आकार में परिवर्तन ना हो। तो आपने क्या किया, यहाँ फोर्स लगाया, मान लीजिए F फोर्स लगाया, ये थोड़ा सूखा हुआ था तो क्या इसके आकार में परिवर्तन होगा, ठीक है, यानी कि फोर्स लगाने के बाद भी ये सॉलिड ही रहेगा। ठीक है, इसके जो भी इनर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, क्या उसमें कोई परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, ये रिजिड बॉडी के अंतर्गत आ गया। मान लीजिए आपकी कोई लोहे की रॉड है, ठीक है, क्या है दोस्तों, लोहे की आपकी रॉड है, इस पर आपने कोई फोर्स अप्लाई किया तो क्या इसके आकार में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा ना। तो ये आपकी दोस्तों रिजिड बॉडी हो गई। लेकिन यहीं आपने, ये भी आपका सॉलिड था मिट्टी का गोला, लेकिन ये गीला था।
इस पर आपने फोर्स अप्लाई किया तो इसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये गीला है लेकिन सॉलिड भी है गीला भी है, तो इसके आकार में आपका क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो ये डिफॉर्मेबल कहलाएगी, यानी विरूपित हो गई, इसके आकार में क्या हो गया दोस्तों, परिवर्तन हो गया, तो क्या कहलाएगी, डिफॉर्मेबल कहलाएगी। और रिजिड क्या हो गया, जिसके क्या हो, आकार में परिवर्तन ना हो। ठीक है, इनर मॉलिक्यूल जो भी इसके अंतरा आणविक कण हैं उनके बीच में क्या हो गया, परिवर्तन ना हो, उसे हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या हो, जिसके आकार में परिवर्तन हो जाए। लेकिन दोस्तों बॉडी में भी आकार में जो परिवर्तन होता है वो भी दो प्रकार से, एक इलास्टिक और एक प्लास्टिक। इलास्टिक मतलब ये कि दोस्तों उसके आकार में परिवर्तन हो जाए और वो अपने प्रारंभिक रूप को फिर से प्राप्त कर ले। जैसे एज अ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, आपने प्लास्टिक की बॉल देखी होगी, वो भी आपकी सॉलिड है, ठीक है, आकार उसका निश्चित रहता है, ये तो नहीं कि अचानक से बड़ी हो जाए, अचानक से छोटी हो जाए, क्या होता है, उसका आकार निश्चित होता है, यानी वो सॉलिड है। ठीक है, तो उस पर जब हम लोग दोस्तों फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ा सा दब जाएगी और जैसे ही फोर्स हटेगा तो वो अपनी जो पुरानी अवस्था थी, उसकी प्रारंभिक अवस्था थी, उसी में फिर से आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि इलास्टिक क्या है, किसी भी बॉडी पर जब फोर्स लगे तो वो अपनी जो प्रारंभिक अवस्था थी उसको क्या करे, फिर से प्राप्त कर ले, वो आपकी इलास्टिक कहलाएगी। ठीक है, और प्लास्टिक क्या हो कि उस पर फोर्स लगे लेकिन वो अपने प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त ना कर पाए, तो वो आपकी प्लास्टिक कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका भौतिक पिंड। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, आप रख लीजिएगा इसको, और ये चैप्टर 1 है। ठीक है दोस्तों, इसी में इतना ही है और उसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो फिजिकल बॉडी क्या है, जिसे हम लोग क्या कर सकें, हाथों से छू सकें, उसको महसूस कर सकें, फिजिकल बॉडी कहलाती है। अब फिजिकल बॉडी दो प्रकार की हो सकती है, एक ठोस और दूसरी तरल। ठोस क्या होगी, जिसकी सॉलिड क्या होगी दोस्तों, जिसका क्या हो, आकार और आयतन क्या हो दोस्तों, निश्चित हो। तरल क्या होगी, जिसका आकार और आयतन निश्चित ना हो। जैसा कि आपने लिक्विड देखा होगा, किसी भी बर्तन में डालते हैं उसी का आकार ले लेता है, लेकिन ठोस में ऐसा नहीं होता है। अब ठोस भी दोस्तों आपका दो प्रकार का होता है, एक रिजिड और एक डिफॉर्मेबल। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने अभी प्लास्टिक की गेंद का एग्जाम्पल लेकर के बताया था, वो सॉलिड है लेकिन उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आकार में परिवर्तन हो जाएगा, यानी उसमें डिफॉर्मेशन उत्पन्न हो गया। ठीक है, और रिजिड कब होगी, जैसे आप एक लोहे की रॉड ले लीजिएगा, उस पर आपने कोई फोर्स लगाया तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बॉडी पर इफेक्ट पड़ा तो वो भी दो प्रकार से पड़ सकता है, पहला इलास्टिक और दूसरा प्लास्टिक। इलास्टिक यानी कि फोर्स लगाया, उसके आकार में परिवर्तन हुआ, जैसे ही फोर्स हटाया तो वो क्या हुआ, उसमें जो परिवर्तन हुआ था वो भी प्रारंभिक अवस्था में आ गई। ठीक है, वो जो बॉडी थी क्या हो गई, प्रारंभिक अवस्था में आ गई। जैसे कि आपकी एक प्लास्टिक की बॉल होती है, आप उसको हाथों से दबाएंगे, फोर्स उस पर लगाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा वो पिचक जाएगी, लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटाएंगे तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में फिर से आ जाएगी। ठीक है, और प्लास्टिक क्या होगा कि अगर आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक बार उसके रूप में परिवर्तन होने के कारण वो दोबारा फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाएगी। अब दोस्तों दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यहाँ निकल करके आते हैं क्रिटिकल लोड से। क्या है वो पॉइंट, पहले दोस्तों आप क्रिटिकल लोड समझिए कि क्रिटिकल लोड होता क्या है। दोस्तों किसी भी बॉडी पर लगाया गया वह न्यूनतम लोड जिसमें क्या हो, बॉडी में डिफॉर्मेशन उत्पन्न हो जाए, यानी कि बॉडी का रूप परिवर्तन होने लगे। तो जैसे मान लीजिएगा ये आपकी कोई रॉड है लोहे की, अब आपने इस पर दोस्तों फोर्स लगाना शुरू किया, आपने दोस्तों 5 न्यूटन का फोर्स इस पर लगाया, इसके बाद दोस्तों आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 के बाद आपने दोस्तों 11 न्यूटन का फोर्स लगाया, अभी इसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जैसे ही आपने 12 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या हुआ, इसके आकार में परिवर्तन होने लगा। ठीक है, ये मशीन से मान लीजिए अप्लाई किया आपने, फिलहाल हाथों से तो इसको आप जो है रूप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लोहे की रॉड है। तो आपने क्या किया, धीरे धीरे जैसे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, उसके बाद 10 न्यूटन का, इसके बाद 11 न्यूटन का, और जैसे ही आपने दोस्तों 12 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या हुआ कि इसके आकार में परिवर्तन होने लगा। ठीक है, यानी अगर आप ऐसे फोर्स लगा रहे थे बाहर की ओर तो ये क्या हो गई, ऐसे खींचने लगी बाहर की ओर। ठीक है, तो जैसे ही आपने 12 न्यूटन का फोर्स लगाया था तो क्या हुआ था, इसके आकार में परिवर्तन होने लगा था। तो दोस्तों यही 12 न्यूटन का जो लोड आपने लगाया, यही आपका वह मिनिमम लोड है जिससे क्या हुआ कि बॉडी में डिफॉर्मेशन होना शुरू हो गया। तो आप क्या समझे कि किसी भी बॉडी पर लगाया गया वह मिनिमम लोड जिससे क्या हो, बॉडी पर डिफॉर्मेशन उत्पन्न होने लगे। अब दोस्तों पॉइंट आपके दो निकल करके यहाँ से क्या आते हैं, पहला पॉइंट दोस्तों आपका निकल करके ये आता है कि कोई भी बॉडी
जो है रिजिड कब होगी और कोई भी बॉडी डिफॉर्मेबल कब होगी। तो आप पहले ये देखिए कि आप क्रिटिकल लोड क्या होता है, आप समझ गए। ठीक है दोस्तों, क्रिटिकल लोड क्या होगा आप समझ गए कि किसी भी बॉडी पर लगाया हुआ वह मिनिमम लोड जिस पर क्या हो बॉडी का डिफॉर्मेशन शुरू हो जाए। अगर आप 5 से लेकर के 11 तक जो भी फोर्स था 5, 6, 7 ठीक है 11, तो यहाँ तक तो आपने जितने भी फोर्स लगाए तब तो बॉडी में परिवर्तन नहीं हो रहा था। ये लोहे की रॉड जो थी उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही आपने 12 न्यूटन का लगाया या आप 13, 14 का लगाते तो इसमें क्या होता, रूप परिवर्तन शुरू हो गया था। तो आप कह सकते हैं कि 12 न्यूटन के नीचे यानी क्रिटिकल लोड के नीचे लगाया हुआ फोर्स ठीक है क्या होगा, यानी कि लगाए हुए फोर्स पर आपकी बॉडी क्या होगी दोस्तों, रिजिड होगी, ठोस होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्या, अगर आप किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स लगा रहे हैं और उसका मान आपकी क्रिटिकल लोड क्या दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल लोड से अगर नीचे है या कम है तब आपकी बॉडी क्या होगी, रिजिड होगी। तो आपका यही पहला पॉइंट कहता है कि किसी भी बॉडी में जो है डिफॉर्मेशन तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक हमारे द्वारा लगाया गया जो लोड है वो क्या है, क्रिटिकल लोड से अधिक ना हो जाए। ठीक है, क्या ना हो जाए दोस्तों, क्रिटिकल लोड से अधिक ना हो जाए। अगर हमने बॉडी पर जो भी फोर्स लगाया है अगर वो हमारे क्रिटिकल लोड से नीचे है तो हमारी बॉडी रिजिड होगी, और अगर हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स क्रिटिकल लोड से क्या हो आगे निकल जाए या अधिक हो जाए तो बॉडी में तभी डिफॉर्मेशन होगा, तभी क्या होगी, बॉडी विरूपित होगी, उसके आकार में परिवर्तन तभी होगा। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा और दूसरा पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट ये कहता है कि किसी भी बॉडी में डिफॉर्मेशन जो है तभी उत्पन्न होगा जब हमारे द्वारा लगाया गया बल क्रिटिकल लोड से अधिक हो। ऑप्शन भी आपका कैसे पूछा जाएगा कि किसी भी बॉडी या कोई भी बॉडी रिजिड कब होगी, जब हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स क्रिटिकल लोड से, अब आपको ऑप्शन दे देगा, कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा, 2 गुना होगा। तो मैंने क्वेश्चन क्या बोला था कि कोई भी बॉडी रिजिड कब होगी, जब हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स क्या हो दोस्तों, क्रिटिकल लोड से कम हो। अगर हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स क्रिटिकल लोड से कम है तो बॉडी रिजिड होगी, और अगर हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स क्रिटिकल लोड से क्या हो, अधिक हो, तो बॉडी डिफॉर्मेबल होगी। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लिए होंगे कि कोई भी बॉडी रिजिड तब होगी जब हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स क्रिटिकल लोड से कम हो, और अगर हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स क्रिटिकल लोड से अधिक है तो बॉडी डिफॉर्मेबल होगी। ये आपका दूसरा पॉइंट था। तो ये आपने दोनों पॉइंट नोट कर लिए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मान लीजिए ये आपका क्रिटिकल लोड है FC ठीक है, और अगर आपने फोर्स लगाया और इस क्रिटिकल लोड से आपका फोर्स दोस्तों क्या है, कम है, तो आपकी बॉडी रिजिड होगी। क्या होगी, रिजिड होगी। और अगर आपके द्वारा लगाया गया फोर्स इस क्रिटिकल लोड से क्या हो गया, सॉरी यहाँ अधिक है, चलिए कम कर देते हैं यहाँ। अगर दोस्तों आपके द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो इस क्रिटिकल लोड से क्या है, कम है, तो आपकी बॉडी रिजिड होगी। और अगर आपके द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो इस क्रिटिकल लोड से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। क्रिटिकल लोड ये था, इससे अधिक हो गया 13, 14, तो आपकी बॉडी में डिफॉर्मेशन होना शुरू हो गया था। इस जो लोहे की रॉड थी इसका आकार चेंज होने लगा था ना। तो क्या था कि जब भी आपके द्वारा लगाया गया फोर्स क्रिटिकल लोड से अधिक होगा तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, डिफॉर्मेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, डिफॉर्मेबल हो जाएगी। तो यही 2 पॉइंट्स आपको याद करने थे और ये आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। क्या हो गया, पहला चैप्टर खत्म हो गया। यही था इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन थी फिजिकल बॉडी क्या है और इसकी ब्रांचेस क्या थी मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेस थी, सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, और इसके बाद सॉलिड भी 2 प्रकार का, रिजिड और डिफॉर्मेबल। और डिफॉर्मेबल में भी 2 टाइप, इलास्टिक और प्लास्टिक। उसके बाद दोस्तों क्रिटिकल लोड था। क्रिटिकल लोड क्या था कि किसी भी बॉडी पर लगाया गया वह मिनिमम लोड जिससे क्या हो, बॉडी पर डिफॉर्मेशन उत्पन्न हो जाए। ठीक है, और इससे हमने 2 पॉइंट पढ़े। क्या पॉइंट पढ़े कि जब भी हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स क्रिटिकल लोड से क्या होगा, ये आपका क्रिटिकल लोड है, इससे अगर कम है तो बॉडी आपकी रिजिड होगी, ठोस होगी, उसके आकार में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और अगर हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स इस क्रिटिकल लोड से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो बॉडी हमारी डिफॉर्मेबल हो जाएगी। उसमें क्या हो जाएगा,
विरूपक का जो गुण है वो क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, उसके आकार में परिवर्तन होने लगेगा। तो दोस्तों ये था आपका पहला जो भी पार्ट था, चैप्टर था, वो आपका खत्म हो गया। अब दोस्तों आपका आता है दूसरा चैप्टर जो जिसका नेम है बलों का निकाय, यानी कि सिस्टम ऑफ फोर्स। अब ये बलों का निकाय क्या है, जब भी दोस्तों आपकी किसी भी बॉडी पर एक से अधिक फोर्स रिएक्ट कर रहे हों, क्या हो दोस्तों, कोई भी आपकी बॉडी है और इस पर आपकी जब क्या हो एक से अधिक फोर्स क्या हो वर्क कर रहे हो, इस पर रिएक्ट कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा, आपका बलों का निकाय कहलाएगा। अब ये दोस्तों फोर्स आपके क्या हो सकते हैं, कोप्लेनर हो सकते हैं, नॉन कोप्लेनर हो सकते हैं, ठीक है, पैरेलल भी हो सकते हैं, कॉन्करेंट हो सकते हैं, नॉन कॉन्करेंट हो सकते हैं। अब ये कोप्लेनर क्या है और ये कॉन्करेंट नॉन कॉन्करेंट क्या है दोस्तों, मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि बल क्या होता है, बल की डेफिनेशन क्या है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। ये राशि कौन सी है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, सीजीएस क्या होगा, ठीक है, ये आपका निकल करके यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिएगा कि फोर्स क्या है। तो दोस्तों किसी भी बॉडी पर लगाया गया वह बाह्य बल, ठीक है, जो क्या हो दोस्तों बॉडी की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में क्या हो परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, ठीक है। फोर्स क्या है आपका, फोर्स क्या है दोस्तों, एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी बॉडी की विराम अवस्था या गति की अवस्था में क्या हो परिवर्तन कर दे या करने का प्रयास करे, ठीक है। अब ये गति की अवस्था विराम अवस्था क्या है, अब जैसे कोई गाड़ी दोस्तों चल रही है, ठीक है, तो उस पर आप ब्रेक लगा कर गाड़ी को रोक सकते हैं, लेकिन अगर आपके सामने एक दीवार खड़ी हो जाए तो क्या आप उस पर कोई इफेक्ट डाल पाएंगे, नहीं डाल पाएंगे, लेकिन प्रयास तो किया ना। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि बल क्या है, एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन कर दे अथवा करने का प्रयास करे, ठीक है दोस्तों। क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। फोर्स का जो दोस्तों मात्रक होता है वो क्या होता है आपको पता होगा। तो दोस्तों बल F बराबर होता है आपका m/a, आपने ये पढ़ा भी होगा, ठीक है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, ठीक है। इसका मात्रक यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगा, आपका द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम होता है, और त्वरण का मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये एक मात्रक तो दोस्तों आपका ये निकल करके आ जाता है। और बल का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो होता है आपका न्यूटन, इसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, बल का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है, न्यूटन होता है, किससे एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपका 1 न्यूटन जो बराबर होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, जो कि आपका सीजीएस मात्रक है। क्या है दोस्तों, सीजीएस मात्रक है, डाइन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि बल क्या है, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होते हैं। और जो दोस्तों बल है वो आपकी सदिश राशि है। अब सदिश राशि क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सदिश राशि दोस्तों क्या होती है, जिसमें परिमाण हो और दिशा हो। तो बल में तो परिमाण होता है, जैसे आप लोग बताते हैं ना 10 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो ये आपके परिमाण होते हैं। बट इसमें डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन कैसे, आप बोलते हैं ना कि कोई भी बल जो 36 से 30 अंश के कोण पर लगा हुआ है, कोई बल ऊपर की ओर इतने अंश के कोण पर लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है, यानी आप डायरेक्शन भी उसके साथ बताते हैं ना। तो इसीलिए ये बल दोस्तों आपकी क्या हो जाती है, सदिश राशि हो जाती है, यानी स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। अब दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे बल के प्रभाव। बल जो है दोस्तों किसी बॉडी पर क्या क्या प्रभाव डाल सकता है, तो आप ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बट मैं चलिए एक बार बता देता हूँ। तो दोस्तों बल क्या है, किसी भी बॉडी की अगर जो बॉडी है दोस्तों गति की अवस्था में है तो उसको विराम अवस्था में ला सकता है, और अगर विराम अवस्था में तो दोस्तों गति की अवस्था में ला सकता है, और गति की अवस्था में है तो उसे दूसरी डायरेक्शन में भी चेंज कर सकता है, ठीक है। अगर कोई वस्तु आपकी सीधी गति कर रही है तो उस पर आप लेफ्ट या राइट से फोर्स लगा करके उसको दूसरी डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। और भी आपने इफेक्ट इसके जो प्रभाव हैं वो पढ़े होंगे। किसी भी वस्तु की दोस्तों गति जो है बढ़ा सकता है, गति घटा सकता है, जैसा कि आप ब्रेक लगा करके किसी भी बॉडी की गति को कम कर लेते हैं, ठीक है, उसे रोक देते हैं। तो ये इसके सारे के सारे प्रभाव हैं जो कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अब दोस्तों आगे इसके आप लक्षण याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये लक्षण क्या क्या हैं, तो एक डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया हुआ है जिससे आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों जो आपका फोर्स होता है उसके कौन कौन से लक्षण है देखिएगा।
कि सबसे पहले तो आपका जो फोर्स होता है उसमें कोई दोस्तों मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड जैसे कि आप जब फोर्स बताते हैं तो बताते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, 20 न्यूटन का फोर्स लगा है, 50 न्यूटन का फोर्स लगा है। तो आपका क्या होता है दोस्तों, मैग्नीट्यूड होता है। तो पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि फोर्स में आपका मैग्नीट्यूड होता है, और जो आपका फोर्स होता है दोस्तों वो क्या होता है, किसी पॉइंट पर आपका अप्लाई होता है, किसी पॉइंट पर कार्य करता है। जैसे कि आप दीवार पर अगर अपने हाथ से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि वो किसी पॉइंट पर आपका वर्क करेगा, ठीक है। और उसी पॉइंट से होते हुए आपकी क्या होती है, लाइन ऑफ एक्शन होती है, फोर्स की क्रिया रेखा होती है। क्या होती है, क्रिया रेखा। तो ये आपका दूसरा हो गया कि पॉइंट पर कार्य करता है। तीसरी दोस्तों आपकी क्रिया रेखा होती है। क्या होती है दोस्तों, क्रिया रेखा। फोर्स की आपकी क्या होती है, क्रिया रेखा होती है। और इस क्रिया रेखा पर हम इस फोर्स को कहीं भी कार्य करता हुआ मान सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपकी डायरेक्शन भी होती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं आपने फोर्स यहाँ लगाया था लेफ्ट से राइट, अगर इसकी डायरेक्शन देखें तो पूरब की ओर हो जाएगी, यानी चौथा आपका पॉइंट क्या बन गया दोस्तों, पूरब की ओर। तो इसमें क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है। तो आपको ये 4 पॉइंट भी याद रखने हैं, ठीक है। ऑप्शन में भी पूछ सकता है कि निम्न में से फोर्स नहीं दर्शाता, क्या नहीं दर्शाता। अब आपके 3 दिए जाएंगे और एक हो सकता है आपका गलत ऑप्शन हो, तो उसमें से आपको दोस्तों चूज़ करना होगा। तो यही सब हैं आपके छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पहला क्या बताया था कि जो फोर्स है उसमें आपका मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, इससे हम लोग दर्शाते हैं ना। और दूसरा आपका कि पॉइंट जो फोर्स है वो किसी पॉइंट पर वर्क करेगा, और उस पॉइंट पर आपकी क्या होगी दोस्तों, लाइन ऑफ एक्शन होगी, क्रिया रेखा होगी, ठीक है। और चौथा आपका डायरेक्शन, यानी फोर्स में दिशा भी होती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के कारण ही यह हमारी यानी कि सदिश राशि होती है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको समझ में आया होगा, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और इसका जो मात्रक है, ठीक है, और ये कौन सी क्वांटिटीज़ है, और 1 न्यूटन इंटू बराबर 10⁵ डाइन, ये CGS मात्रक। और इसका जो है दोस्तों फार्मूला, इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लें, आपके बहुत काम आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद आपका आता है भौतिक राशियाँ, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़। तो दोस्तों भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। दोस्तों भौतिक के अंदर आप जितनी भी राशियाँ पढ़ते हैं वो आपकी सारी की सारी भौतिक राशियाँ होती हैं। क्या दोस्तों, आप फिजिक्स के अंतर्गत या अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत जितनी भी राशियाँ पढ़ेंगे वो सारी की सारी आपकी भौतिक राशियाँ होती हैं। बस केवल आप उन्हें क्या कर सकें, मेज़र कर पाएँ, आप उन्हें क्या कर सकें दोस्तों, माप पाएँ, ठीक है, उनकी गणना कर सकें, वो आपकी भौतिक राशियाँ होती हैं। अब दोस्तों भौतिक राशियाँ में 2 चीज़ें होती हैं आपकी, पहला दोस्तों मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में भी दोस्तों आपकी 2 चीज़ें होती हैं, पहला आपका आंकिक मान और दूसरी इकाई। आंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और इकाई यानी यूनिट। अब मैग्नीट्यूड जैसे आप फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने दोस्तों बोला 50 न्यूटन, ठीक है दोस्तों, क्या बोला मैंने, 50 न्यूटन। तो ये आपका दोस्तों क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, परिमाण ही तो है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड। क्या हो गया दोस्तों, आपका हो गया मैग्नीट्यूड। अब देखिए इस मैग्नीट्यूड में आपकी 2 चीज़ें हैं, पहला आपका आंकिक मान और दूसरी आपकी इकाई, ठीक है। 50 आपका क्या है, आंकिक मान है, और दूसरी है आपकी इकाई यानी कि न्यूटन। क्या है दोस्तों, न्यूटन। तो आप समझ गए कि परिमाण में आपकी 2 चीज़ें होती हैं, पहली आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी आपकी यूनिट यानी कि इकाई। अब दोस्तों जो यूनिट होती है ना आपकी, क्या होती है दोस्तों, यूनिट या आप कहें न्यूमेरिकल वैल्यू, वो आपकी यूनिट की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे, अब जैसे आप लोग देखिएगा कि आपका 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका दोस्तों 1 जो है वो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, और किलोमीटर आपका यूनिट है, और यहाँ आपका जो 1000 है दोस्तों वो आपका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो आपका मीटर है वो क्या है, आपकी यूनिट है। तो आप देखिए यहाँ आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम थी, तब आपकी यूनिट बड़ी है। आपका क्या है, 1 जो है वो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि छोटी है, तब उसके साथ वाला जो किलोमीटर है यानी कि यूनिट है वो आपकी बड़ी है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बड़ी है तो फिर आपकी यूनिट छोटी है। तो आप समझ गए कि अगर आपका क्या है, यूनिट अगर आपकी बड़ी होगी तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी तो आपकी यूनिट बड़ी होगी। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपसे बताया था भौतिक राशियाँ। तो दोस्तों भौतिक राशियाँ भी आपकी 2 प्रकार की होती हैं,
पहला आपका सदिश और दूसरा अदिश। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपका क्वेश्चन 101% आएगा सदिश और अदिश राशियों से। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसी राशियाँ क्या हो, भौतिकी के अंदर ऐसी राशियाँ जिन्हें आप माप कर सकें, मेजर कर सकें। ठीक है, अब सदिश राशियाँ क्या होती हैं दोस्तों, तो ऐसी राशियाँ जिसमें आपका परिमाण भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और दिशा यानी डायरेक्शन, दोनों चीज़ें हो। ठीक है, तो वो आपकी सदिश राशि होती है। और अदिश राशि में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है यानी परिमाण होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बल देखिएगा। अब बल जैसे आप बताते हैं कि 50 न्यूटन, ठीक है, क्या बताते हैं 50 न्यूटन, तो आप बताते हैं कि 50 न्यूटन का फोर्स ऊपर की ओर लगा है, तो ये आपकी क्या होगा, ये आपका परिमाण हो गया। और ये ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दाएं और बाएं ओर, 36 से 30 अंश, तो ये आपकी डायरेक्शन हो गई। क्या होगी दोस्तों, डायरेक्शन हो गई। तो ये आपका क्या हो गया, सदिश राशि होगी। ठीक है दोस्तों, क्या होगी दोस्तों, सदिश राशि होगी। दोस्तों दूसरा आपका द्रव्यमान आता है। चलिए ये दोस्तों जो है आपका यहाँ लग गया, ये दोस्तों आपका क्या है, द्रव्यमान अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, क्या है आपका, अदिश राशि है। अब दोस्तों दूसरा देखिएगा आपका आता है आघूर्ण यानी कि मूवमेंट। तो आघूर्ण आप बताते होंगे, ठीक है, 10-20 करके इस तरीके से, तो वो तो आप समझ गए कि संख्या में आपका क्या परिमाण आ जाता है। लेकिन आप डायरेक्शन भी बताते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पर इस तरीके से फोर्स लगा है, तो आप बताते हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका आघूर्ण भी दोस्तों क्या हो गया, सदिश राशि होता है। आपका दोस्तों भार हो गया, ये भी आपका क्या होता है, सदिश राशि होता है। कैसे, आप 10-20 करके ये तो बताते ही होंगे, लेकिन आप ये भी बताते हैं ना कि भार mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, आप डायरेक्शन भी बताते हैं भार की। ठीक है, और बेग की भी आपकी डायरेक्शन होती है, और क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसी तरीके से विस्थापन का भी। ठीक है, पूरब की ओर 10 मीटर चलने पर, ठीक है, आप जैसे मैंने बताया पूरब की ओर 10 मीटर चलने पर, तो ये पूरब आपका डायरेक्शन हो गया और 10 मीटर आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। जड़त आघूर्ण भी इसी तरीके से आपका क्या हो जाता है दोस्तों, सदिश राशि हो जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जो सदिश राशि होगी ना, उसमें अधिकतर आपका जो होता है दोस्तों वायुज होता है। क्या होता है, वायुज होगा। ठीक है, अब ये नहीं हर एक में फॉलो हो, बट जो होगा 80 से 90% जो भी आपकी जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें वकील का वायुज होता है। ठीक है, जैसे जड़त आघूर्ण देखिए, विस्थापन वेग हो गया, ठीक है, भार ये और ये सॉरी बल हो गया, तो आपका वाह और वाह दोनों यूज़ होते हैं अधिकतर। तो आप ये ट्रिक लगाकर भी जो है इसको याद कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा मैंने आपको बताया था क्या, अदिश राशि, तो इसमें केवल परिमाण होता है, जैसे कि समय। अब आप किसी को समय बताते हैं कि भैया 10 बजे हैं, तो ये तो आपका परिमाण होता है, लेकिन आप ये तो नहीं बताते कि ऊपर की ओर 10 बजे हैं, नीचे की ओर 10 बजे हैं। आप इतना बोलेंगे उसको कि 10 बजे हैं, तो वो उतने में ही संतुष्ट हो जाएगा ना। तो इसलिए ये क्या है, आपकी अदिश राशि है। ठीक है, अब द्रव्यमान आपका क्या होता है दोस्तों, ये आपका अदिश राशि होता है। अब आप मार्केट से क्या है, अगर 10 kg मान लीजिए आलू खरीद करके लाए, तो आप उससे ये तो नहीं बोलते कि भैया 10 kg आलू मुझे आप ऊपर की ओर दे दीजिए, आप मुझे नीचे की ओर दे दीजिए या पूरब की ओर दे दीजिएगा। ठीक है, आप इतना कहते हैं कि 10 किलोग्राम आलू दे दीजिएगा, तो वो आपको आलू दे देता है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आपका क्या हो गया, चाल भी। ठीक है, तो आप अदिश और सदिश इन दोनों में डिफरेंस भी समझ गए होंगे और इनके आप एग्जाम्पल भी दोस्तों समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप देखिएगा कि मूल राशि क्या होती है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो दोस्तों मूल राशि वे राशियाँ होती हैं जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती। अब निर्भर कैसे नहीं करती, यानी कि उन्हें हम किसी दूसरे फॉर्मूले की हेल्प से या किसी दूसरी राशि की हेल्प से फाइंड ना कर पाएँ। इनकी संख्या दोस्तों 7 होती है। कितनी होती है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों, 7 है। 7 मूल राशियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी हैं वो मैं अभी आपको शो करूँगा। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन तो आपको एक ये पूछा जाएगा कि मूल राशियों की संख्या कितनी है, तो 7 है। और एग्ज़ाम में आपकी जो ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से हो सकता है आपकी 3 क्या हो, मूल राशियाँ दे दी जाएँ और एक कोई दूसरी राशि दे दी जाए। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन मूल राशि नहीं है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। तो दोस्तों 7 मूल राशियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको जल्दी से आप याद कर लें। ठीक है, मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी मूल राशियाँ होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। दोस्तों वो 7 राशियाँ कौन कौन सी हैं उनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। उनके जो मूल मात्रक है यानी
जो भी उनकी मूल मात्रक है उनको आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से। फंडामेंटल जो भी उनकी यूनिट है उनको, ठीक है, ये आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछे जाएंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से माइंड में बैठा लीजिएगा। तो 7 आपकी जो मूल राशि हैं दोस्तों वो कौन कौन सी है? पहली राशि है आपकी दोस्तों लंबाई, जिसका मात्रक मीटर होता है, और दूसरी है द्रव्यमान यानी कि मास, इसका मात्रक दोस्तों किलोग्राम होता है। तीसरी है दोस्तों ताप यानी टेम्परेचर, इसका मात्रक दोस्तों केल्विन होता है। समय यानी टाइम, इसका मात्रक दोस्तों सेकंड होता है। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इसका मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है। आगे है दोस्तों ज्योति तीव्रता, ठीक है, इसका मात्रक दोस्तों कैंडेला होता है। और संकेत आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आप संकेत भी याद करते जाइएगा साथ साथ। आगे है दोस्तों पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक आपका मोल होता है, ठीक है दोस्तों। मात्रक को आप याद रखिएगा, मोल, दोनों को मोल पढ़ते हैं, संकेत को भी और इसके मात्रक को भी। बट जब इंग्लिश में लिखा जाता है तो दोस्तों जो मात्रक होता है वो MOL ही होता है, और जो संकेत होता है वो MOL होता है। तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों को मोल ही पढ़ते हैं, बट जो मूल मात्रक होता है उसमें MOL ही होता है, मोल, और संकेत में दोस्तों MOL होता है, ठीक है। तो ये थी आपकी मूल राशियाँ। मूल राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ जो किसी दूसरी राशि की सहायता से ना निकाली जा सके, यानी पूर्णतः स्वतंत्र हो। अब जैसे कि लंबाई, तो आपको लंबाई सीधी दे दी जाती है, यानी कि जैसे 10 मीटर 5 मीटर। तो ये तो नहीं है कि लंबाई आप किसी दूसरी राशि की सहायता से निकाल पाएंगे, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। अब मान लीजिए आपको अगर घनत्व निकालना होगा, तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, यानी जब तक आपके पास द्रव्यमान और जब तक आपके पास आयतन नहीं होगा तब तक आप घनत्व नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। यानी अगर आपको घनत्व दे भी दिया जाए कुछ वैल्यू, जैसे मान ली 250 दे दिया, तो आप ये मत समझिएगा कि घनत्व हमारा कैलकुलेट है। जो घनत्व आपका 250 दिया गया है ना, वो क्या है? द्रव्यमान और आयतन का आपका रेशियो दिया गया है, तभी आप क्या है डेंसिटी जो कैलकुलेट कर पाए। बट लंबाई में ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशियाँ कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 7 होती है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनकी मात्रक को भी याद कर लीजिएगा। ये थी दोस्तों हम लोगों की मूल राशियाँ, और इनकी मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से मूल मात्रक कौन सा है, निम्न में से मूल मात्रक कौन सा नहीं है, कौन मूल राशि है, कौन मूल राशि नहीं है। तो इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सातों की सातों मूल राशियाँ और इनके मात्रक, ठीक है। आगे दोस्तों देखिए आपके पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं, तो कोण और घन कोण, ठीक है, यानी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये आपके 2 पूरक मात्रक होते हैं। अब हम दोस्तों थ्योरी पर नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आप केवल पॉइंट्स देखिएगा, ठीक है। मैं वीडियो में केवल आपको पॉइंट्स ही बताऊंगा, ना ही कोई डेरिवेशन, ना ही कोई विशेष थ्योरी बताऊंगा, ठीक है। कोई भी अगर आपकी थ्योरी है तो मैं उसको थोड़ा ही आपको उसमें जो है बताऊंगा, ज़्यादा उसको नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपकी थ्योरी एग्जाम में नहीं पूछी जानी है। और उस थ्योरी से जो भी निकल करके आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका क्या है MCQs बेस आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो आप देखिएगा पूरक मात्रक कोण और घन कोण, ये 2 आपके पूरक मात्रक होते हैं, ठीक है। अब इससे भी क्वेश्चन कैसा बनेगा, निम्न में से कौन पूरक मात्रक है, अब आपका दे दिया जाएगा कोण, ठीक है, और फिर 3 आपके कोई और दूसरे मात्रक दे दिए जाएंगे, जैसे सेकेंड, एम्पियर, कैंडेला या किलोग्राम। तो इसमें से छांट करके आपको पूरक मात्रक ढूंढना होगा, ठीक है। उसमें से आपका अब देखिए कोण का मात्रक आपका रेडियन होता है, ठीक है, कोण आपका किसमें? रेडियन में मापा जाता है, और घन कोण आपका दोस्तों स्टेरेडियन में मापा जाता है। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, आई होप, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आप देखिएगा सिस्टम्स, मात्रकों की पद्धति। हमने कोई भी कैलकुलेशन देखी होगी तो उसमें क्या होता है, मास आपका किसी यूनिट में दे दिया जाता है, ठीक है, लेंथ आपकी किसी यूनिट में दे दी जाती है, तो उसको हम एक बेस लेकर के चलते हैं, या तो उसको हम लोग MKS में लेकर के चलते हैं या CGS में। तो ये आपकी पद्धति होती हैं दोस्तों, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन है आप थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों, आपकी पद्धति 4 होती हैं। पहला आपके सामने दिया गया है दोस्तों FPS, दूसरी है MKS, तीसरी CGS और चौथी आपकी SI यानी इंटरनेशनल सिस्टम। दोस्तों इसके आपके फुल फॉर्म पता होने चाहिए, और उस फुल फॉर्म के अंतर्गत F की क्या वैल्यू है, P की क्या वैल्यू है, S की क्या वैल्यू है, ठीक है, ये किसको डिनोट करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं इसके फुल फॉर्म आपको जल्दी से बता देता हूँ दोस्तों। पहला आता है आपका FPS, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं 3 आपके लेटर लिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। जो फर्स्ट है आपका, ठीक है, और जो सेकंड है और जो थर्ड है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे आपका सेकंड दिया गया है MKS, तो इसमें भी
3 है, ठीक है, और इसमें भी आपके 3 है। तो ये 3 जो है किसी ना किसी को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो आपका जैसे मान लीजिए एम है, ठीक है, तो ये आपका दोस्तों जो पहला होगा वो आपको लेंथ का डिनोट करेगा। किसको दोस्तों? लेंथ को, ठीक है। क्या करेगा? पहला जो आपका लेटर है वो लेंथ को, जैसे फुट, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, किसको? पहला आपका लेंथ को डिनोट करेगा और सेकंड आपका मास को। किसको दोस्तों? मास को, यानी कि द्रव्यमान को। तो इसको आपको याद रखना है इसी ऑर्डर में। सेकंड किसको? मास को, जैसे कि पी पाउंड को, के किलोग्राम को और जी आपका ग्राम को। इसके बाद एस आपका तीनों टाइम को, जो कि सेम होता है सेकंड, ठीक है दोस्तों। तीसरा आपका क्या? टाइम। पहला आपका लेंथ, दूसरा मास और तीसरा आपका टाइम। तो इसका क्या हो जाएगा? फुट पाउंड सेकंड। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा और अच्छे से लिख भी लीजिएगा। फुट पाउंड सेकंड। फुट आपका लेंथ है, पाउंड आपका मास है, एस आपका टाइम है। यहाँ मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब आप कोई भी कैलकुलेशन अगर करते हैं तो उसमें आप लंबाई को मीटर में लेंगे, ठीक है, मास आप किलोग्राम में लेंगे, समय आप सेकंड में लेंगे, तभी आपका न्यूमेरिकल की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो करेक्ट आएगी। ऐसा नहीं कि आपने मास किलोग्राम में ले लिया, ठीक है, और लंबाई आपने किसी सेंटीमीटर में ली तो वो क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा इस तरीके से। इसका दोस्तों फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है और एसआई का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम होता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि जो एमकेएस का सुधरा हुआ रूप है, ठीक है, वो दोस्तों आपका एसआई होता है। एमकेएस को सुधार करके ही आपकी इंटरनेशनल सिस्टम आई हुई है, ठीक है। और ये कब आई हुई थोड़ा ये मुझे क्लियर नहीं है, मैं आपको स्क्रीन पर दोस्तों शो कर दूंगा, ठीक है। ये कब आई है ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ से, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं फोर्स के टाइप और फोर्स के सिस्टम, ठीक है, किस किस तरीके से दोस्तों किसी भी बॉडी पर फोर्स रिएक्ट कर सकता है। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, जो आपका फोर्स होता है दोस्तों वो 2 प्रकार का होता है। अभी तक आपने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े होंगे, संपर्क और असंपर्क, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा हम एडवांस लेवल में जाएंगे तो हमें पढ़ने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी यानी तीव्रता के आधार पर, और दूसरा अकॉर्डिंग टू नेचर यानी प्रकृति के आधार पर, ठीक है। अब ये तीव्रता क्या है दोस्तों? कोई भी फोर्स दोस्तों जो किसी भी बॉडी पर लगता है तो किसी न किसी लोड एप्लीकेशन एरिया पर कार्य करता है। अब ये लोड एप्लीकेशन एरिया क्या है दोस्तों? जैसे मान लीजिए हम लोग छत पर खड़े हुए हैं तो हमारे जो बॉडी का पूरा वेट है वो क्या होता है? किसी एरिया पर कार्य करता है, ठीक है। जैसे जितना हमारे पैर जो है उसका जितना एरिया होगा उसी एरिया पर तो हमारी बॉडी का पूरा लोड कार्य करेगा। तो वही जो पैरों का हम लोगों का एरिया होता है वही लोड एप्लीकेशन एरिया कहलाता है, ठीक है। तो इसी लोड एप्लीकेशन एरिया के आधार पर और दूसरा दोस्तों प्रकृति के आधार पर यानी कि नेचर पर। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों नेचर का देख लेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे तीव्रता के आधार पर। दोस्तों बहुत ही ईजी है, आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। डेफिनेशन आपको बिल्कुल भी नहीं रटनी पड़ेगी, ठीक है। डेली जो भी आपके एग्जाम्पल है डेली लाइफ के, उन्हीं से आप समझ आएंगे बहुत आसानी से। अब दोस्तों आपका नेचर के आधार पर पहला आता है टेंसाइल फोर्स यानी तनाव बल। अब तनाव मतलब किसी को खींचना, क्या दोस्तों? किसी को खींचना, यानी किसी भी बॉडी पर लगा हुआ ऐसा फोर्स जो क्या करे? उसे खींचे या उसकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसकी इनर स्ट्रक्चर है, उसके बीच के अणुओं की डिस्टेंस को क्या करे? बढ़ाए। क्या करे दोस्तों? बढ़ाए। तनाव मतलब खींचना, समझ रहे हैं ना? तनाव मतलब दोस्तों खींचना। किसी भी बॉडी को खींचेंगे तो क्या होगा? उसके जो भी इनर मॉलिक्यूल हैं, अंतराणुविक अणु हैं जिनसे वो मिलकर के बनी होगी, उनके बीच की क्या हो? डिस्टेंस बढ़े या बढ़ाए, ऐसे फोर्स को तनाव बल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब कंप्रेसिव फोर्स यानी संपीड़न यानी सिकुड़न या दबाना, तो ऐसा फोर्स जो क्या हो? किसी बॉडी को दबाए, और दबाएगा तो क्या होगा? उसके जो इनर मॉलिक्यूल्स हैं, अंतराणुविक जो उसके अणु हैं, कण हैं, क्या होंगे? पास पास आएंगे, यानी उनकी दूरी कम होगी। तो आप समझ गए होंगे कि तनाव बल और यानी टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स यानी संपीड़क बल क्या है। तनाव बल क्या करेगा? किसी भी बॉडी के जो इनर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिस्टेंस को बढ़ाएगा, और संपीड़क बल क्या होगा? किसी भी बॉडी के इनर मॉलिक्यूल्स को जो बीच की दूरी है उसको क्या करेगा? कम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका नेचर के आधार पर। अब देखिए तीव्रता के आधार पर। तो तीव्रता के आधार पर आपका 3 प्रकार का होता है, जिसमें से 2 आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, यूडीएफ और यूवीएफ, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यूडीएफ और यूवीएफ। अब पहला आपका दोस्तों आता है पॉइंट लोड यानी कि बिंदु बल। तो बिंदु बल क्या है? यानी किसी भी पॉइंट पर अगर कोई फोर्स कार्य कर रहा है तो उसे हम लोग बिंदु बल कहेंगे,
ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पर कार्य कर रहा है तो उस फोर्स को हम लोग बिंदु बल कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग छत पर खड़े होते हैं तो हमारे पैरों के द्वारा क्या होता है, छत पर फोर्स लगाया जाता है, तो उसे हम लोग बिंदु बल कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन नहीं रटना, केवल एग्जाम्पल समझिएगा, उसी से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों दूसरा होता है आपका यूडीएफ फोर्स, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, यानी एक समान वितरित बल। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स यानी यूडीएफ। इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म भी याद कर लीजिएगा और हिंदी में भी याद कर लीजिएगा। अगर हिंदी मीडियम से तो हिंदी में भी है और इंग्लिश में है तो इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश में भी मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो यूडीएफ का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, यानी एक समान वितरित फोर्स। अब इसका एग्जाम्पल आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपकी कोई बिल्डिंग खड़ी होती है तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी नींव डलती है। ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर दीवारें खड़ी करी जाती हैं। ठीक है, चारों ओर से। उसके बाद दोस्तों उस पर क्या होता है, बीम डाली जाती है। तो बीम क्या करती है, उस पर भी एक फोर्स लगाती है दीवारों पर। तो बीम के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका यूडीएफ कहलाएगा, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। एक समान रूप से क्या होता है, चारों ओर उस पर फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स कहते हैं। अभी मैं आपको शो करूंगा तो वहाँ आप थ्योरी भी देख लीजिएगा। आगे दोस्तों आपका आता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी बदलता हुआ फोर्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग फोर्स। इसका शॉर्ट फॉर्म आप लिख लीजिएगा यूबीएफ। ठीक है दोस्तों, क्या यूबीएफ, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी एक समान बदलता हुआ फोर्स। जैसे कि आपने सीढ़ी देखी होगी। ठीक है, और लेकिन सीढ़ी में जो साइड में दोस्तों आपकी दीवार होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ज़मीन से कांटेक्ट में होनी चाहिए। ठीक है, तो ऊपर से आप देख सकते हैं नीचे की ओर घटता हुआ क्रम होता है। ठीक है, ऊपर से आपका लोड जाता है, फिर नीचे कम, फिर नीचे कम। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, या आप देख सकते हैं जैसे आप किसी पुल पर चढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नीचे से आपका फोर्स कम, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता जाता है आगे की ओर। ठीक है, तो वो आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब मैं इनकी थ्योरी आपके सामने शो कर रहा हूँ और इनके डायग्राम, इनको कैसे हम लोग शो करते हैं तो उनको भी आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं बिंदु वाले, मैंने अभी बताया था पॉइंट फोर्स क्या हो, किसी भी पॉइंट पर आपका अगर फोर्स कार्य कर रहा है तो उसे हम लोग पॉइंट फोर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल छत पर जैसे कोई खड़ा हुआ व्यक्ति है। ठीक है, तो उसका जो है लोड यहाँ कार्य करता है, तो इसे हम लोग पॉइंट फोर्स कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपकी बीम है। ठीक है, ये सपोर्ट है, आपका सिंपली सपोर्ट है। ये भी हम लोग अभी बीम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है, ये आपका कोई व्यक्ति है दोस्तों, उसका लोड क्या है, यहाँ इस पॉइंट पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग पॉइंट लोड कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यूडीएफ यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। चलिए देखते हैं उसको भी। तो देखिए दोस्तों, ये आपका यूडीएफ है यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। इसमें आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ इसका आपको सिंबल याद रखना है, किस तरीके से ये फोर्स जो है रिएक्ट करता है। तो ये आपकी दोस्तों कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, बीम है और ये सिंपल सपोर्ट पर क्या है, रखी हुई है इस तरीके से। तो इस पर दोस्तों इस तरीके से फोर्स लगता है। ठीक है, एक समान रूप से, देखिएगा एक समान रूप से। ठीक है, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक इसकी है उतनी ही दूरी इसकी भी है। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट की भी। ये दोस्तों इसकी तीव्रता कहलाती है। ये आपको एग्जाम में यहाँ से यहाँ तक की जो है दूरी दी जाती है। ठीक है, 4 न्यूटन 5 न्यूटन इस तरीके से। ठीक है, और ये दोस्तों कुछ लंबाई पर लगता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं एल लंबाई आपके सामने दी गई है। तो इसी तरीके से इसका मात्रक भी निकल करके आता है क्या, देखिएगा ये प्रति एकांक लंबाई पर अगर इस तरीके से लग रहा है तो इसका आप मात्रक भी निकाल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, या आप किलो न्यूटन पर मीटर भी इसको बोल सकते हैं। दोस्तों इसको इस तरीके से भी हम लोग जो डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपको न्यूमेरिकल में इस तरीके से भी देखने को मिल जाएगा। तो मैं न्यूमेरिकल भी इसके आपको करवाऊंगा। ठीक है, आप घबराएं नहीं। आगे देखिए दोस्तों, एक समान बदलता हुआ बल यानी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये फिगर इसका सिंपल सपोर्ट पर इस तरीके से ये टिका हुआ है। ये भी दोस्तों एकांक लंबाई पर लगता है इस तरीके से। ठीक है, एकांक लंबाई पर। और ये आपका लोड है, लोड लग रहा है W। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहले क्या था, कम लग रहा था, उसके बाद ये बढ़ गया इस तरीके से। ठीक है, यानी वेरिंग यानी बदलता हुआ, एक समान रूप से बदलता हुआ, तो ये बदल रहा है। ठीक है, तो ये आप इसका फिगर याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका दोस्तों हो गया यूनिफॉर्मली वेरिंग फोर्स। तो ये थी दोस्तों टाइप के प्रकार, फोर्स के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फोर्स। अब हम दोस्तों देखेंगे सिस्टम ऑफ फोर्स। फोर्स किस तरीके से किस किस सिस्टम के हिसाब से जो है फोर्स
रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया था कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, कॉनकोरेंट, नॉन कॉनकोरेंट। तो आप इसको एक फिगर के हिसाब से ही समझ जाएंगे। ठीक है, मैं आपके सामने फिगर शो करूंगा, उसकी थ्योरी भी, बट आपको फिगर में ही दोस्तों बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखें उसको भी। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका सिस्टम ऑफ फोर्स। दोस्तों मैंने एक इस तरीके से एक तालिका बनाई हुई है जिससे कि आप क्या करें, शॉर्ट में समझ पाएँ। तो एक बार इसको आप माइंड में बैठा लीजिएगा और उसके बाद दोस्तों मैं इसका फिगर बना करके आपको बहुत ही ईजिली समझा दूंगा। ठीक है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा घबरा रहे होंगे कि ये बहुत सारे फोर्स हैं, लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक है, केवल आप फिगर से ही समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप देखिएगा जो सिस्टम ऑफ फोर्स है वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका कोप्लेनर, ठीक है, यानी कि समतलीय। ठीक है दोस्तों, अगर हिंदी मीडियम से तो हिंदी में लिख लीजिएगा, और अगर इंग्लिश मीडियम में है तो उसमें नोट भी है। ठीक है, कोप्लेनर फोर्स यानी कि समतलीय। ठीक है, यानी एक तल में कार्य कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए छत है और छत पर अगर कोई फोर्स कार्य करे हमारी ऊपर की छत पर, ठीक है, ऊपरी छत पर, तो उसे हम लोग कोप्लेनर कहेंगे, यानी एक तल में कार्य कर रहा है। इसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे नॉन कोप्लेनर। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने आते हैं उनको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, और कोप्लेनर के अंतर्गत कितने आएंगे उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। ठीक है दोस्तों, किसमें, नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। अब दोस्तों कोप्लेनर के अंतर्गत कितने आ सकते हैं, यानी एक तल है तो एक तल में फोर्स कितनी तरीके से रिजेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों पहला देखिएगा, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर तो आएगा ही कोप्लेनर यानी एक तल में, तो ये तो सभी में देखिए सेम है, कोप्लेनर कोप्लेनर कोप्लेनर, ये तो आएगा ही। और ये कॉन्करेंट क्या है, कॉन्करेंट दोस्तों होता है क्या, एक बिंदु से पास होने वाला, यानी संगामी। तो फोर्स आपके एक तल में होने चाहिए और आपके एक पॉइंट से जाने चाहिए। ठीक है, अभी मैं फिगर शो करूँगा तो आप बहुत ईजिली समझ जाएंगे इसको, या आप कहें तो मैं चलिए अभी शो कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले आप देखिएगा दोस्तों, क्या समतलीय संगामी बल, ये क्या होते हैं। तो समतलीय दोस्तों यानी कि एक तल में कार्य करने वाले, जैसे मान लीजिए ये एक तल है, आपकी छत है, तो एक फोर्स आपका ऐसे रिएक्ट करे, दूसरा आपका ऐसे रिएक्ट करे, तीसरा ऐसे और चौथा ऐसे। तो आपका तल एक ही है और ये चार फोर्स थे जो कि एक ही तल में कार्य कर रहे थे। तो इसे हम लोग दोस्तों क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर। लेकिन अगर दो तल हो, मान लीजिए जैसे आपका घन है इस तरीके से, अब आपका मान लीजिए एक फोर्स ऊपर इस वाली छत पर कार्य कर रहा है, एक यहाँ ज़मीन पर फोर्स कार्य कर रहा है, या एक पीछे वाली दीवार पर कार्य कर रहा है, तो यहाँ तल अलग अलग हो गए, यानी तीन फलकों पर कार्य कर रही है, ये तीनों क्या हो गए, इसके तल अलग अलग हो गए। तो ये आपको दोस्तों नॉन कोप्लेनर कहलाएगा। ठीक है, अब आपको मैंने यहाँ बताया था क्या, समतलीय संगामी। ठीक है, यानी तल में तो होगा, एक ही तल में होगा, बट संगामी होगा कैसे, तल देखिए तल एक ही है दोस्तों, तल आपका एक ही है, बट क्या हो, संगामी मतलब एक बिंदु से पास हो, तो एक ही पॉइंट से जो है फोर्स आपके जाने चाहिए। जैसे ये फोर्स आपका पहला F1 हो गया, उसी पॉइंट से आपका ये दूसरा F2 हो गया, इसी पॉइंट से आपका ये तीसरा F3 हो गया, इसी पॉइंट से आपका जो है चौथा F4 हो गया। तो आपने क्या देखा कि एक ही तल में है और क्या संगामी भी है, यानी एक पॉइंट से भी पास हो रहे हैं, कॉन्करेंट भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका समतलीय संगामी, यानी कोप्लेनर कॉन्करेंट। ठीक है, तो कितना इजी था। अब देखिए दूसरा आप बहुत ही इजीली समझ पाएंगे फिगर से। दूसरा है आपका समतलीय असंगामी, यानी समतलीय एक ही तल में हो बट असंगामी हो, मतलब एक पॉइंट से पास ना हो रहे हो, तो ये आपका फिगर फॉलो कर जाएगा। देखिए एक ही तल में है, असंगामी है, यानी विभिन्न पॉइंट से पास हो रही है, यहाँ से ये, यहाँ से, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका तीसरा हो गया, कौन सा, समतलीय असंगामी बल निकाय। अब दोस्तों आगे देखिए कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, यानी कि एक ही तल में होने चाहिए और क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। तो सिंपल है, एक ही तल है और ये दोनों समांतर हो गए, तो इन्हें क्या कहेंगे, कोप्लेनर, यानी एक ही तल में है और एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये समांतर हो गए। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, समतलीय समांतर बल निकाय, यानी कि कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। अब इनकी डायरेक्शन विपरीत होगी तो क्या कहेंगे, और अगर डायरेक्शन समान है तो क्या कहेंगे। तो डायरेक्शन अगर दोस्तों समान है दोनों की, तो इसे हम बोलेंगे लाइक पैरेलल। क्या बोलेंगे, लाइक पैरेलल। और अगर डायरेक्शन अपोजिट है, यानी एक की डायरेक्शन आपकी इस तरीके से इस साइड, तो इसे बोलेंगे अनलाइक। क्या बोलेंगे, अनलाइक। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लाइक पैरेलल, यानी सदृश समांतर, जब डायरेक्शन क्या हो, एक ही तरफ हो और दूसरा
असदृश समांतर अनलाइक पैरेलल, यानी कि डायरेक्शन दोनों की क्या हो, अपोजिट हो। ये आपका राइट की ओर जा रहा है, ये लेफ्ट की ओर जा रहा है। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब आगे देखिएगा दोस्तों, कोप्लेनर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर, यानी लाइन ऑफ एक्शन दोनों की एक ही हो। और कोप्लेनर तो आप समझ ही गए, यानी एक ही तल में होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका भी जो है डायग्राम समझ लीजिएगा। तो कोप्लेनर यानी एक ही तल में हो, और आपका क्या था, कोलिनियर। ठीक है, यानी लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, कोई फोर्स आपका ऐसे कार्य कर रहा है तो ये आपकी लाइन ऑफ एक्शन कहलाती है। इस तरीके से आगे की ओर पीछे की ओर, ये लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो अब लाइन ऑफ एक्शन ये है, मतलब इसी पर दोनों फोर्स कार्य करने चाहिए। तो मान लीजिए ये फोर्स यहाँ कार्य कर रहा है और इसी पर एक फोर्स ये कार्य कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, कोप्लेनर कोलिनियर। ठीक है, यानी समांतर संरेखीय, एक ही रेखा पर है। ठीक है, अब इनकी डायरेक्शन भी अपोजिट और सेम हो सकती है। अब जब डायरेक्शन जब सेम होगी तो इसे हम लोग दोस्तों बोलेंगे क्या, लाइक, क्या बोलेंगे, देखिए, लाइक कोलिनियर, यानी सदृश संरेखीय। ठीक है, जब क्या हो, एक ही तल में हो और दोनों एक ही रेखा पर कार्य कर रहे हो। ठीक है, एक ही तल में है, एक ही रेखा पर कार्य कर रहे हैं और डायरेक्शन दोनों की सेम हो, एक ही तरफ हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे लाइक कोलिनियर। लेकिन जब क्या हो, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, इस तरीके से। अब ये इस साइड जा रहा था, मान लीजिए ये इस साइड जाने लगे, इस तरीके से। देखिए, तल आपका एक ही है, लाइन ऑफ एक्शन भी एक ही है। अब एक फोर्स इस तरीके से जा रहा है और एक फोर्स आपका इस तरीके से जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे अनलाइक कोलिनियर। ठीक है, असदृश संरेखीय। तो आपको फिगर से बहुत ही इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा। आपका क्या है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, यानी एक ही तल में कार्य कर रहे हो। तो मैंने अभी फिगर आपको बताया था। ठीक है, अब दूसरा इसी में आपको पढ़ना था क्या, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर मतलब एक ही तल में तो होंगे, संगामी एक बिंदु से पास होंगे। ठीक है, दूसरा है असंगामी, मतलब एक बिंदु से पास नहीं होंगे। कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, मतलब एक दूसरे के समांतर होंगे। अब समांतर हो सकता है, डायरेक्शन अगर सेम है तो लाइक पैरेलल हो जाएगा, और दोनों की डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो अनलाइक पैरेलल हो जाएगा। अब आगे देखा था हमने समतलीय संरेखीय बल। ठीक है, तो क्या था कि एक तल में तो थे, और क्या था, एक ही लाइन ऑफ एक्शन थी और उसी पर क्या था, ये कार्य कर रहे थे। अब अगर इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन थी उस पर अगर दोनों फोर्स एक ही तरफ थे तो उसे हम लोग लाइक कोलिनियर बोलते थे, और अगर डायरेक्शन विपरीत होती थी तो अनलाइक कोलिनियर बोलते थे। ठीक है, बस इसका जस्ट अपोजिट आपको कर देना है। किसमें दोस्तों, नॉन कोप्लेनर में। क्या कर देना है, नॉन कोप्लेनर में। इसमें क्या होंगे कि आपके तल बदल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएंगे, तल बदल जाएंगे। कैसे, देखिएगा, आपका दोस्तों दिया गया है नॉन कोप्लेनर फोर्स, यानी कि विभिन्न तलों में कार्य करने वाले फोर्स। ठीक है, तो उसको भी आप जल्दी से देख लीजिएगा। अभी हम लोगों का क्या था, ये एक तल में कार्य कर रहे थे इस तरीके से, लेकिन अब इसके तल बदल जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, कोई घन है, इसके आपके 6 फलक होते हैं, यानी इसमें 6 तल होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब आपका एक फोर्स यहाँ कार्य करे, एक फोर्स यहाँ कार्य करे, एक फोर्स यहाँ कार्य करे, तो तीनों फोर्स तो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, यानी अलग अलग तल पर कार्य कर रहे हैं। तो इसे नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहेंगे। ठीक है, अब इसमें पहला देखिए क्या है, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, यानी संगामी होने चाहिए। तल अलग अलग हों लेकिन एक बिंदु से पास होने चाहिए। तो ये एक बिंदु से पास कब होंगे, ठीक है, देखिए, अगर मैं दूसरा फिगर आपके सामने पहले ड्रॉ कर दूं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब अगर इस कोने पर एक फोर्स आपका इस तरीके से रिएक्ट करे, जो कि इस वाले तल पर है, आप देख सकते हैं ये पीछे वाला तल है आपका, इस पर कार्य कर रहा है और इस दिशा में है, और इसी पॉइंट से आपका दूसरा फोर्स इस तरह रिएक्ट कर रहा है, जो कि पीछे ये साइड में जो आपका तल है यहाँ कार्य कर रहा है, और एक फोर्स आपका दोस्तों इस तल पर कार्य कर रहा है ऊपर, जो कि इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो देखिए, ये आपका असमतलीय भी हो गया, यानी नॉन कोप्लेनर भी हो गया विभिन्न तलों में, और एक पॉइंट से पास ही हो रहा है। ये कंडीशन कब बनेगी, जब ये कोने पर रिएक्ट करे, कोने पर, इस कोने पर भी हो सकता है, इस कोने पर भी, और यहाँ बीज रेखा पर यहाँ कहीं नहीं रिएक्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। और आगे देखिए, यहाँ केवल 2 फोर्स ही रिएक्ट कर पाएंगे। जैसे ये इस पॉइंट पर अगर हम लें तो यहाँ 2 फोर्स ही आपकी रिएक्ट कर पाएंगे इस तरीके से, लेकिन यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, यानी विभिन्न तलों में हो और एक ही बिंदु से पास हो। आगे आप देख सकते हैं
आगे दिया गया है नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, यानी कि विभिन्न तलों में हों और विभिन्न बिंदुओं से पास हों, एक बिंदु से पास ना हो। तो इसी में आप ये जो है फिगर फॉलो कर सकते हैं। देखिए विभिन्न तलों में भी हैं, एक बिंदु से पास भी नहीं हो रहे, विभिन्न बिंदुओं से पास हो रहे, ये यहाँ से पास हो रहा, ये यहाँ से और ये यहाँ से पास हो रहा है। अब देखिए आगे आपका पैरेलल होगा, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो इसमें देखिए फिगर बना रहा हूँ पहले मैं। कंडीशन क्या है, नॉन कोप्लेनर, यानी कि विभिन्न तलों में होने चाहिए और एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्तों, विभिन्न तलों में होने चाहिए और एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपका पहला फोर्स है वो ऊपर वाले तल में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और दूसरा फोर्स आपका नीचे वाले तल में फोर्स जो है रिएक्ट कर रहा है। तो आपके तल भी अलग अलग हो गए और एक दूसरे के समांतर भी हो गए। तो आपकी कंडीशन देखिए बन गई ना, वही नॉन कोप्लेनर और पैरेलल फोर्स सिस्टम। नॉन कोप्लेनर यानी विभिन्न तलों में होने चाहिए और पैरेलल यानी समांतर होने चाहिए। तो ये समांतर भी हो गए और तल भी इनके अलग अलग हो गए। अब कंडीशन यहाँ भी लाइक और अनलाइक की बन जाएगी। अगर डायरेक्शन सेम है तो लाइक हो जाएगा, और अगर डायरेक्शन ऊपर की ऐसी है और नीचे की अगर ऐसी है तो ये अनलाइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनलाइक हो जाएगा। ठीक है, तो आप लाइक और अनलाइक भी समझ गए होंगे। और आगे देखिए दोस्तों, आपका देखिए ये था असमतलीय समांतर बल लिखा है, ठीक है, और इसके बाद इसमें आपको अनलाइक भी समझ में आया होगा, अनलाइक। लेकिन इसका दोस्तों आप कोलिनियर ये नहीं बना सकते, कोलिनियर नहीं बना सकते। अगर लाइन ऑफ एक्शन आप यहाँ एक करेंगे तो वो फिर एक तल में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा सिस्टम ऑफ फोर्स, जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अगर आपको समझ में आया है और जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो भी अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे और भी जो हम लोगों के चैप्टर्स हैं। फिलहाल अभी तो दोस्तों इस चैप्टर का भी हम लोगों का कुछ पोर्शन बचा हुआ है, जिसमें कि हम लोग खास करके समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उस जो समांतर चतुर्भुज का नियम है उससे आपके न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपके लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखें और बेल आइकन आप प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।